हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी। इसमें जो है मैं आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स और जो है करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा। दोस्तों, हमने पिछले अपने लेक्चर में ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पर चर्चा की थी, जिसमें इसका पहला ऑर्गन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, इस पर हमने पर्याप्त रूप से चर्चा कर ली थी दोस्तों। लेकिन तो इसमें एक त्रुटि हमसे हो गई थी। इसमें जैसे हमने आपको ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस में आपको 5 ऑर्गन बताए थे, किंतु वस्तुतः इसमें जो है 6 ऑर्गन्स पाए होते हैं, और इनमें से 6वां ऑर्गन है सेक्रेटरीट, जिसे हम सचिवालय के नाम से जानते हैं। और इस त्रुटि को आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सुधार लेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। दोस्तों, आज हम उसके अगले अध्याय में बढ़ते हैं और हम आज सिक्योरिटी काउंसिल पर चर्चा करेंगे। और इस सिक्योरिटी काउंसिल को यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहते हैं। और इस सुरक्षा परिषद के बारे में आज हम व्यापक रूप से आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका एक सामान्य परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महत्वपूर्ण अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी तुलना हम दोस्तों इसकी तुलना हम लेजिस्लेचर से कर सकते हैं, जिसको हम विधायिका कहते हैं। और सुरक्षा परिषद की तुलना हम कार्यपालिका से कह सकते हैं, जो कानूनों को अप्लाई या इन्फोर्स करती है। तो ये आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हमारी प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे, और इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को सही कर सकते हैं। तो और आप इसको भी समझ सकते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है। तब आप इसको समझने में तब आपको इसे समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। यह चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी देता है। ये जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, इस पर हमने व्यापक रूप से चर्चा की थी। और ये चार्टर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने की इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी देता है। यद्यपि इस शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा बनाती है, किंतु उन कानूनों को अप्लाई और इन्फोर्स करने का काम सुरक्षा परिषद का होता है। तो इस तरह से ये इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र के समस्त देश सुरक्षा परिषद के निर्णय को सहमति से स्वीकार करते हैं। इसके निर्णय पर कोई असहमति नहीं व्यक्त करता, और इसको सहमति के साथ सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि कर लेते क्या, उनको करना ही पड़ता है। तो संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य देशों को अपने निर्णयों को लागू करने हेतु अनुशंसाएं देते हैं। जो अन्य इस अंग के अतिरिक्त जो अन्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो जो अपने निर्णय होते हैं उनको लागू करने के लिए एक तरह से रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही हम ले लें, तो वो जैसे अभी मान लीजिए, जैसे अभी हमारा कुलभूषण जाधव का मामला जो है यूएन में ICJ में चल रहा है, मान लीजिए, तो उस पर अगर कोई फैसला आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, अगर वो कहता है कि जो है पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा, अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो वो मानना या न मानना पाकिस्तान के ऊपर है। हाँ, यद्यपि उसके ना मानने पर सुरक्षा परिषद को हम एक तरह से उसको गुस्से में कर देते हैं, और वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा वो और भी तमाम तरह के दंड लगा सकती है। तो इसलिए सामान्यतः सभी देश उसके निर्णय को मान लेते हैं। तो ये जो आपके अन्य अंग हैं, उनके निर्णय हैं, वो एक तरह से रिकमेंडेशन का कार्य करते हैं, अनुशंसा का कार्य करती हैं। किंतु जो सुरक्षा परिषद के निर्णय हैं वो एक तरह से बाध्यकारी होते हैं। और ये जो है सुरक्षा परिषद के निर्णय इसी चार्टर के अंतर्गत लिए जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो है संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, ये एक तरह से संविधान का कार्य करता है। तो ये तो रहा सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं कि शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो विश्व शांति एवं सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी, हमने भी बताया
कि वो इसी यूएन चार्टर के द्वारा तय होती है। तो इस दौरान जब शांति की भंग होने की शिकायत सुरक्षा परिषद से की जाती है तो सुरक्षा परिषद कौन कौन से कदम उठाती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब कोई देश सुरक्षा परिषद से शांति भंग होने की शिकायत करता है तो सुरक्षा परिषद की पहली प्राथमिकता होती है कि उन दोनों देशों के बीच, उन दोनों पार्टीज़ के बीच में, उन दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराया जाए। और इस समझौते के अंतर्गत वह निम्न तरह के कदम उठाती है जो इस प्रकार हैं। तो समझौता हेतु वह अग्रिम सिद्धांतों को निर्धारित कर सकती है, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वो निर्धारित कर सकती है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे? जैसे दोस्तों हम आपस में ही मान लीजिए, जैसे किसी एक घर का दूसरे घर के साथ विवाद हो जाता है, तो वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और वो कहता है कि भाई हम ये मतलब हमारी बात नहीं मानने, या वो कहता है कि ये हमारी बात नहीं मानना है। तो वो तीसरा व्यक्ति जो है वो कहता है कि भाई ऐसा करो, तुम इतना मान लो, वो इतना मान ले, बीच का एक रास्ता निकाल लो। तो इस तरह से जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें बता देता है और दोनों लोग हम एक दूसरे पर सहमत हो जाते हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी करती है। जब दोनों देश आपस में नहीं मानते हैं तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तय कर देती है और उन्हीं के अंदर में बात फिर बन जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो जो है जैसे मान लीजिए एक देश दूसरे देश के ऊपर आरोप लगा रहा है कि नहीं इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, तो फिर वो सही एक जांच करेगी और वो जांच के बाद फिर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर फिर वो प्रिंसिपल्स तय करेगी और प्रिंसिपल के बाद फिर वो मध्यस्थता कर देगी। इसके अलावा अगर ऐसा भी नहीं होता है तो वो फिर एक मिशन की शुरुआत कर सकती है, एक जो है एक आयोग गठित कर सकती है और वो आयोग उस पर अपनी फिर वो उसका निर्णय करेगा। फिर इसके अलावा जो है विशिष्ट दूतों की नियुक्ति कर सकती है, या जिन्हें हम इस स्पेसिफिक ईवाइस कहते हैं, तो उनकी नियुक्ति कर सकती है। वो दूत स्पेशल या विशिष्ट दूत होंगे जो एक दूसरे के बीच में, दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल रिलेशंस को, आपसी संबंधों को सुधारेंगे और एक तरह से ब्रिज का काम करेंगे, दोनों देशों को आमने सामने टेबल पर लेके आएंगे। तो इस तरह से उसकी पहली जिम्मेदारी जो है वो ये है, दोनों देशों के बीच में कोई बिना सैन्य कार्रवाई के या बिना अन्य किसी प्रतिबंधों के, सैंक्शंस के, दोनों देश आपस में इसको अपनी जो एक दूसरे के बीच में समझदारी से अपने संबंधों को सही कर लें, समझौता कर लें। तो इस तरह से जो है फिर आगे है, यदि विवाद इससे भी नहीं थमता है और विवाद आगे बढ़ जाता है तो सुरक्षा परिषद इसे समाप्त करने का शीघ्र प्रयास करती है ताकि विवाद आगे ना बढ़े, और इसके तहत वह निम्न तरह के कदम उठाती है। और वो कदम इस प्रकार हैं। वह संघर्ष विराम को लागू करने हेतु दिशा निर्देश या निर्देश जारी कर सकती है जिससे मामले का शीघ्र निपटारा हो सके। तो ये सीज फायर या संघर्ष विराम क्या है दोस्तों? ये एक विराम रेखा होती है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा खींच दी जाती है और उस रेखा के आर पार फिर जो है वहीं से युद्ध समाप्त हो जाता है और उसके ना तो कोई भी देश उस रेखा को पार नहीं कर सकता है। जैसे दोस्तों 1947 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गए और फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने एक सीज़ फायर लाइन खींच दी। तो सीज़ फायर लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में आने वाली सीज़ फायर लाइन पीओके में स्थित है और ये पीओके की लाइन, इस पीओके की लाइन पर से जो है न भारत उस तरफ जा सकता है और न पाकिस्तान इस तरफ आ सकता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं संघर्ष विराम रेखा। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सीज़ फायर क्या है। फिर इसके अलावा अगर ऐसे भी बात नहीं बनती है तो वो मिलिट्री पर्यवेक्षक या मिलिट्री ऑब्जर्वर को नियुक्त कर सकती है, या इसके अलावा जो है शांति स्थापित करने वाली सेना को तनाव को कम करने हेतु भेज सकती है जिससे विरोधी शक्तियों को पृथक किया जा सके और शांतिपूर्ण समझौता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों जैसे अभी आपने सीरिया में देखा
कि जो है आईएसआईएस का अंत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक संयुक्त सेना ने उस पर हमला किया। और वो सेना रूस से थी और अमेरिका से थी, तमाम देश उसमें शामिल थे। और उस सेना ने अबू अल बकर बगदादी का जो आईएसआईएस का सरगना था उसको जो है समाप्त कर दिया। तो इस तरह से जो है वो एक सेना भेज सकती है। तो उस सेना के साथ साथ जैसे तमाम तरह के इसी तरह से कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में ही आतंकवाद का सफाया करने के लिए इस तरह की सेनाएं भेजी जाती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह बलपूर्वक प्रवर्तन कर सकती है। बलपूर्वक प्रवर्तन का आशय है कि अगर इन सब के बाद भी जो है अगर देश नहीं मान रहे हैं आपस में, तो फिर वो अपने बल का प्रयोग कर सकती है और उसके अंतर्गत वो तमाम तरह के कदम उठाती है। और इसमें जो है जैसे वह आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। ये एक तरह से जैसे वहाँ था तो वहाँ सेना बेसिकली काम करती है, और यहाँ पर ये एक तरह से सुरक्षा परिषद सीधे इसमें काम कर देती है। इसमें है कि वह आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर सकती है। जैसे दोस्तों, जब भारत ने 18 जुलाई 1998 को अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण रेंज के अंदर किया, तो कई सारे देश इससे नाराज़ हो गए थे और उन्होंने भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों की बात की थी। तो इस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे अभी देखा आपने इराक में प्रतिबंध, वो तो इराक में तो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। उत्तर कोरिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगा रखे हैं। तो इस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हथियारों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप हथियार किसी भी तरह के नहीं रख सकते हैं। वित्तीय दंड, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ आपके ऊपर लगा दी जाती हैं। फिर आप किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है आपको दंड स्वरूप कुछ निश्चित मात्रा में जो है धनराशि देने की बात कही जाती है कि आपको पर इतनी धनराशि प्रत्येक वर्ष आपको देनी होगी। इसके अलावा उसके नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध आरोपित कर दिया जाता है। उसके नागरिक एक देश से दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा राजनयिक संबंधों की समाप्ति की घोषणा सुरक्षा परिषद कर सकती है। जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो दोनों देशों के बीच में जो कन्वर्सेशन का माध्यम होते हैं, उनको कह सकती है कि सभी जो और देश हैं उस अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को समाप्त करें। जैसे उत्तर कोरिया का ही एग्जांपल अगर ले लें हम, तो जैसे उत्तर कोरिया के साथ सभी देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त कर रखे हैं। उसका कारण है सुरक्षा परिषद का एक निर्देश। उसके अलावा सामूहिक सैन्य बल का प्रयोग कर सकती है सुरक्षा परिषद। तो इस तरह से वह बलपूर्वक प्रवर्तन करती है। उसके अलावा अब हम जानेंगे सुरक्षा परिषद का संगठन कैसा है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद का पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर के चर्च हाउस में आयोजित किया गया था। प्रथम बैठक के पश्चात न्यूयॉर्क सिटी सुरक्षा परिषद का स्थायी आवास बन गया। ठीक, और ये न्यूयॉर्क सिटी जो है संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। इसके कई सत्र न्यूयॉर्क सिटी के बाहर इसके अतिरिक्त स्थानों पर, जैसे इथियोपिया हो गया, पनामा सिटी हो गया, जिनेवा हो गया, इस तरह के स्थानों पर होते रहे हैं और आज भी जो है दूसरे स्थानों पर होते रहते हैं। तो ये रही संगठन की बात। अब हम जानते हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर इसके कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5, इसके बाद हम सब आगे भी जानकारी लेंगे। तो 5 स्थायी सदस्यों में से चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी 5 देश इसके स्थायी मेंबर हैं। और इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका चुनाव प्रत्येक दूसरे वर्ष महासभा द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि महासभा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसका भी जो है उसके सदस्यों का ये चुनाव करती है। तो इनमें से जो 10 देश हैं वो इस प्रकार हैं। बेल्जियम हो गया जो 2020 में इसकी सदस्यता समाप्त होगी। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, इसकी भी सदस्यता 2020 तक रहेगी। फिर है इस्टोनिया, ये 2021 तक रहेगा सदस्य। और उसके बाद जर्मनी है, ये भी 2020 में समाप्त हो जाएगा। फिर है इंडोनेशिया, ये भी 2020 में समाप्त हो जाएगा। फिर है अगला नाइजर, ये भी 2021 में समाप्त हो जाएगा।
फिर सॉरी 2021 तक इसकी सदस्यता रहेगी। फिर है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, ये 2021 तक इसकी सदस्यता चलती रहेगी। फिर है साउथ अफ्रीका जो 2020 में समाप्त हो रही इसकी सदस्यता। फिर अगला है ट्यूनीशिया, ये भी 2021 तक परमिट ऑथराइज्ड है। फिर उसके बाद है वियतनाम, ये भी 2021 तक ऑथराइज्ड है। तो इस तरह के ये सारे देश हैं और इनकी सदस्यता ये बारी बारी से सदस्य बनते रहते हैं इनमें से। और अब हम जानेंगे कि इसके अलावा गैर परिषदीय नॉन काउंसिल मेंबर्स भी हैं जो अभी आज तक सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य नहीं रहे। तो इसको आप ये यूट्यूब गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से देश हैं, उनको उनका यहाँ उल्लेख कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और इनमें तो इस तरह के ये 50 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के कभी भी सदस्य नहीं रहे। अब हम जानते हैं सुरक्षा परिषद में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र के लोग आते हैं। तो एक हो गया अफ्रीकी क्षेत्र जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक बेसिकली क्षेत्र है। दूसरा है एशिया प्रशांत क्षेत्र जो जिसे हम एशियन पैसिफिक रेंज या एशियन पैसिफिक, इनको सीट भी कह सकते हैं एक तरह से। तो जैसे जिनमें जो है आपका भारत आ जाएगा, चीन खैर चीन तो परमानेंट मेंबर है। तो इस तरह से जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र आप समझ पा रहे हैं, अभी हम आगे मैप में दिखा देंगे आपको। फिर है पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र, ईस्ट यूरोपियन रीजन, तो उसमें यूरोप के पूर्वी क्षेत्र के, यूरोप को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक तरह से जैसे टर्की जहां आपका स्थित है, आपका रूस है, तो रूस की जहां प्रभुता है तो वहां सब जो है आपका ईस्ट साइड हो जाएगा। और जो है इस तरफ दूसरी तरफ जिस तरफ ब्रिटेन आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, पुर्तगाल हो गया, और स्पेन हो गया, तो फ्रांस हो गया, ये सब आपके वेस्ट रीजन में आ जाएंगे। इसके अलावा है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन क्षेत्र। तो जैसे जो आपका दोस्तों साउथ अमेरिका है उसको हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो कैरेबियन सी है उसके आसपास, कैरेबियन सागर है उसके आसपास के क्षेत्र को हम कैरेबियन रीजन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फिर है पश्चिमी यूरोपीय एवं दूसरे क्षेत्र। तो इसमें पश्चिमी यूरोपी जो अभी हमने बताया कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल हैं। तो दोस्तों आपका जो जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी इसी लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन क्षेत्र के अंतर्गत वो आ जाता है। तो अब हम जानते हैं कि बीते 17 जून 2020 को, ये एक तरह से करंट की न्यूज़ है, बीते 17 जून 2020 को सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों का चुनाव हुआ जिनमें नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडिया तथा केन्या विजयी हुए। इन देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। अब हम जानते हैं कि इन देशों में से किसने किस देश को रिप्लेस किया है। अभी दोस्तों हमने चर्चा की है पीछे की बेल्जियम की सदस्यता 2020 तक रहेगी, तो इसको रिप्लेस किया है नॉर्वे ने। फिर अगला है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी भी सदस्यता 2020 में समाप्त हो जाएगी, इसको रिप्लेस किया है मैक्सिको ने। फिर अगला है जर्मनी, इसकी सदस्यता इसको आयरलैंड ने रिप्लेस किया है, इसकी सदस्यता भी 2020 तक रहेगी। इसके अलावा है इंडोनेशिया को इंडिया ने रिप्लेस किया है, इसकी भी सदस्यता 2020 में समाप्त हो जाएगी। फिर अगला है साउथ अफ्रीका, इसको केन्या ने रिप्लेस किया है, इसकी भी सदस्यता 2020 में समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये 5 देश हैं जिनका 17 जून 2020 को चुनाव हुआ। तो अब हम देखते हैं, इनको मैप पर लोकेट कर लेते हैं। तो इसमें से दोस्तों जैसे अब इसमें अगर बात किया जाए एशिया पैसिफिक रीजन यही है दोस्तों। ये जैसे आपका बंगाल की खाड़ी, ये इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, अरेबियन सी हो गया, और ये मतलब हिंद महासागर का क्षेत्र हो गया, और ये हो गया आपका एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो इधर जैसे देखिए जिधर जापान है, आपका उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, कोरिया जिसे हम कोरियन पेनिनसुला कहते हैं, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, फिलीपींस सी है। तो ये सभी आपके जो है, और इस तरफ अगर बात किया जाए इस तरफ तो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। लेकिन आप अगले चित्र में देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको जैसे ये इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और इस तरफ जो है आपका पैसिफिक ओशियन है। तो इन दोनों देशों के बीच में जो है इस पूरे ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो आपके कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, तो ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो इसलिए इस संयुक्त क्षेत्र को एशिया पैसिफिक रीजन कह दिया जाता है।
तो अब आपको एशिया पैसिफिक रीजन समझ में आ गया होगा। फिर इसमें जो है जैसे आपने देखा कि साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है, इसकी स्थिति यहाँ पर है। उसके अलावा केन्या की स्थिति ये भी अफ्रीका में है, और इसके अलावा ये है नाइजर। तो दोस्तों ये भी जो है अफ्रीका का है, और ये नाइजर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री बेसिकली वो देश होते हैं जिनका जो है समुद्र के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, जो कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। जैसे आपके जो जितने भी मध्य एशिया के देश हैं, जैसे किर्गिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इस तरह के जितने भी स्थान हैं, ये सभी मध्य एशिया के देश लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ में आते हैं। यहाँ पर समुद्र का कोई हिस्सा यहाँ नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो आपका है मेडिटेरेनियन सी, जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं, इसके पास जो है ट्यूनीशिया है। तो इस तरह से आपका इंडोनेशिया जैसे ये स्थित है यहाँ पर। और तो इस तरह से तमाम देश हैं। ये इंडोनेशिया एक तरह से भूमध्य रेखा के आसपास का देश है। तो इस तरह के इस चित्र में हमने इतने देश समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस चित्र में आपको जैसे मैक्सिको दिखाई दे रहा होगा, जिसने अभी रिप्लेस किया है, और मैक्सिको के साथ ये जो है आपके उसी पैसिफिक रीजन का कंट्री है। और फिर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, ये एक दोस्तों आइलैंड है जिसे हम द्वीप कहते हैं, और ये समुद्र के बीच में, ये अटलांटिक ओशियन में जो है स्थित है। और इसका एक तरह से ये कैरेबियन क्षेत्र का मतलब आइलैंड है, जो कैरेबियन सी है उसके आसपास का। और ये ब्राज़ील है जो कि साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। फिर आगे हम देखते हैं, इसमें से ये भी देखिए दोस्तों, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये भी एक आइलैंड है जो कैरेबियन सी के आसपास स्थित है, क्यूबा देश के बगल में है। और क्यूबा देश आप जानते हैं कि अमेरिका के बगल में है। तो ये भी डोमिनिकन रिपब्लिक भी इसका सदस्य है। और ये है इस्टोनिया जो कि वेस्ट यूरोप में स्थित है। तो ये भी एक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर है आपका नॉर्वे कंट्री, और ये नॉर्वे आपका ये भी यूरोप का है, वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। और फिर ये है वियतनाम। तो ये आपका जो भारत के साउथ वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो भारत के साउथ वेस्ट कंट्री हैं, इन्हीं साउथ वेस्ट कंट्रीज़ को मिलाकर ही भारत का बिम्स्टेक संगठन तैयार होता है। तो ये वियतनाम जो साउथ ईस्ट रीजन का क्षेत्र साउथ ईस्ट रीजन का क्षेत्र है, ये इसका जो है वियतनाम इसका एक सदस्य, अस्थायी सदस्य है। तो अब भारत भी देखिए, भारत के बारे में तो क्या बताना, भारत भी अब इसका अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने सभी देशों की लोकेशन जान ली। अब हम जानते हैं सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति, कि भारत की सुरक्षा परिषद में क्या स्थिति रही है। दोस्तों अब तक भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। यह वर्ष इस प्रकार हैं, 1950 से 1951, अगला है 1962 से 1963, फिर अगला है 1972 से 1973, फिर अगला है 1977 से 78, 1984 से 1985, फिर अगला है 1991 से 1992, फिर अगला है 2011 से 2012। तो ये सभी इन सभी वर्षों में भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। तो अब जो है भारत 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा, और ये भारत का 8वां कार्यकाल होगा। किंतु दोस्तों इस बार भारत को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का भी मौका मिल रहा है। भारत इस बार अध्यक्षता भी सुरक्षा परिषद की करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देख लिया कि सुरक्षा परिषद में भारत की क्या स्थिति है। अब हम जानते हैं वोटिंग सिस्टम, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुरक्षा परिषद का, और इसमें तमाम तरह के उदाहरण आएंगे दोस्तों। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 27 के अनुसार, जैसे दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक तरह से ये संविधान है। तो उसका संविधान, इसके द्वारा उसका स्ट्रक्चर तय होता है, उसमें जो है सदस्यों की भूमिका क्या होगी वो तय होती है।
तो इस तरह से अब वही वोटिंग की बात बताता है। तो अनुच्छेद 27 जो है वो मतदान या मत पद्धति को समर्पित अनुच्छेद है। तो इसके अनुसार सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास अपना एक मत या कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक जो सदस्य है वो चाहे स्थायी सदस्य हो चाहे वो अस्थायी सदस्य हो, वो अपना कास्टिंग वोट देगा, इसमें वो इसमें अपना मत देगा। प्रक्रियागत मामलों में 9 सदस्यों का एक मत या मतैक्य होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, प्रक्रियागत या प्रोसीजरल अफेयर्स वो मुद्दे होते हैं जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें किसी प्रक्रिया को बदलना है तो उस पर जो है 9 सदस्यों का एक मत या मतैक्य होना आवश्यक है। तो प्रक्रिया को बदलने वाले जितने भी मामले होते हैं उन्हें हम प्रोसीजरल अफेयर्स या प्रक्रियागत मामले कहते हैं। तो उनमें 9 सदस्यों का मतैक्य होना अनिवार्य है। फिर है दोस्तों राइट टू वीटो, जिसे हम निषेधात्मक शक्ति कहते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा अभिरुचि होती है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रचनाकारों ने कल्पना की थी कि 5 देशों चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, आप जानते हैं, इतिहास में आप पढ़ चुके हैं कि इन्हीं 5 देशों ने जो है इस संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और आप जानते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और यूनाइटेड किंगडम के उस समय मुखिया विंसेंट चर्चिल जो उसकी ब्रिटेन के मुख्यतः प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है दोनों लोगों ने मिलकर यूएन चार्टर का अटलांटिक चार्टर का निर्माण किया था। तो अभी यहाँ बता देना थोड़ा आवश्यक है। अटलांटिक चार्टर दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंसेंट चर्चिल की आपस में गुप्त वार्ता, सीक्रेट मीटिंग के बाद जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसे ही अटलांटिक चार्टर कहते हैं। तो इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए जब चार्टर का निर्माण हुआ तो लोग जो उसके सदस्य थे, जो 26 सदस्य थे उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, इन 5 देशों को विशेष जिम्मेदारी दी जानी चाहिए सुरक्षा एवं शांति प्रदान करने की। तो इस तरह से उन्होंने इस पर वो मतैक्य हो गए कि इनको एक स्पेशल वीटो पावर दी जानी चाहिए, निषेधात्मक शक्ति होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि इसके प्रावधान क्या क्या हैं। अगर स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य भी अपनी निषेधात्मक शक्ति का प्रयोग कर दे तो 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव या निर्णय नहीं हो सकेगा। तो इसका दोस्तों तात्पर्य ये है कि अगर 14 मेंबर एक तरफ हो जाएं, एक परमानेंट मेंबर दूसरी तरफ हो और वो अपना वीटो कर दे तो फिर वो निर्णय प्रस्ताव वो गिर जाता है और वो प्रस्ताव नहीं हो सकता है। जैसे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मसूद अजहर का मामला सामने आया और उस मामले में चीन द्वारा बार बार वीटो कर दिया जाता था, तो वो प्रस्ताव बार बार गिर जाता था और वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बच जाता था। किंतु चीन को बाद में समझ में आ गया और चीन ने फिर आखिरकार अंत में उसमें वीटो नहीं किया और वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो गया। इस तरह एक दूसरा मामला ये है कि जब भारत ने 18 जुलाई 1998 में जो है अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, तो उस दौरान कई सारे देश इस बात पर मतैक्य थे कि भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लागू होने चाहिए, जैसा कि हमने पीछे बताया अभी आपको। तो वो प्रतिबंध लागू ना हो इसके लिए जो है रूस ने अपना वीटो कर दिया। जब सभी 14 देश एक तरफ थे और रूस अकेला था, किंतु रूस ने उस समय भारत का साथ दिया और रूस के वीटो करने के कारण भारत पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सके। तो ये तो आप विशेष एग्जाम्पल हैं जिनको आप समझ सकते हैं वीटो के। फिर आगे है सभी 5 स्थायी सदस्यों ने कभी न कभी एक बार अपने निषेधात्मक अधिकार का प्रयोग किया ही किया है। तो इसके अलावा जो है अब अगला प्रावधान है, अगर कोई सदस्य प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर पूर्ण सहमत नहीं है तो वह स्वयं को पृथक करके वीटो करने से रोक सकता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो अगर कोई जो परमानेंट मेंबर है वो वीटो नहीं करना चाहता है लेकिन वो उससे बचना चाहता है और दूसरे देश से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो अपने आप को मतदान से पृथक कर सकता है। और अगर उस मतदान में जो है 9 वोट प्राप्त होते हैं तो वो मतदान
स्वीकृत माना जाएगा। तो इस तरह से जो है वीटो के प्रावधान हैं जो आपने विस्तार से समझे हैं। और अब हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे लेक्चर में आपको हमारे चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था और जो है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा आप अपनी जो है तैयारी को और बढ़ाने के लिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था तथा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना होगा और आप इनको फेसबुक और यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप जब पीडीएफ खोलेंगे तो पीडीएफ में आप इन्हीं आइकन्स पर, चाहे वो फेसबुक का आइकन हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप का आइकन हो, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, इन पे बस आप क्लिक कर देंगे, आप सीधा उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी हमारा एक साथी चैनल है, तो आप वहाँ पर जाके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इससे हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी में ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाएगा। और दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्कार।